नमस्कार। बुक ऑडियो पर आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियां और आज की कहानी है फैसला। आकाश में बिजली कड़की तो उस समय डॉक्टर आशिफा शिक्षक कक्ष के बाहर निकलकर अपने कॉलेज के ग्राउंड में आ चुकी थी। सूर्य घने बादलों के आगोश में छुप गया तो चारों ओर काफी घना अंधेरा सा हो गया था। आशिफा ने सर को ऊपर उठाकर देखा तो उसे लगा कि अभी शीघ्र ही बारिश होने वाली है। वो बारिश शुरू होने से पहले अपने घर पहुंचना चाहती थी। उसका घर कॉलेज से बहुत दूर नहीं था। कभी कभी वो पैदल ही आती जाती थी। उसे लगा कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है तो क्यों ना उसका आनंद लेते हुए पैदल ही घर चला जाए। चिलचिलाती हुई गर्मी में अचानक मौसम सुहाना हो जाए, मंद मंद हवा बहने लगे तो भला किसका मन नहीं होगा पैदल चलते हुए घर जाने का। परंतु अपने भीग जाने के डर से आशिफा ने कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर शीघ्रता से एक ऑटो ले लिया। आसिफा के ऑटो में बैठने तक हवा काफी तेज हो गई थी। उसे लगा कि बारिश शुरू होने से पहले वो घर नहीं पहुंच पाएगी, किंतु कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगर उसने शिक्षक कक्ष में रुककर डॉक्टर अग्रवाल सर से बातें ना की होती तो निश्चित ही वो बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच जाती। ऑटो उसकी कॉलोनी में पहुंच उसके घर के सामने रुकता इससे पहले ही बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई। उसका घर कॉलोनी के पीछे था। वहां तक पहुंचते पहुंचते बारिश काफी तेज हो गई थी, इतनी तेज कि ऑटो के अंदर ही कुछ कुछ भीगने लगी। ऑटो रुकता उसके पहले ही उसने अपना पर्स खोलकर भाड़े के 30 रुपए निकाल लिए थे। ऑटो वाले को उसने रुपए दिए और भागकर अपनी बिल्डिंग के बरामदे में पहुंची। तब तक वो काफी भीग चुकी थी। उसका फ्लैट इस कॉलोनी में सी विंग की बिल्डिंग नंबर 3 के चौथे फ्लोर पर फ्लैट नंबर 403 था। अपने फ्लैट का ताला खोलने के बाद अंदर जाकर लाइटें ऑन की तो देखा अंदर सब कुछ बिखरा सा पड़ा है। सुबह कॉलेज जाते समय उसके पास इतना समय नहीं था कि फ्लैट को अंदर से पूरी तरह व्यवस्थित करके वो निकल पाती। उसके घर की ये हालत तो रात से ही थी। ड्राइंग रूम में दीवान की चादर, सोफे पर पड़ा हुआ कवर, बेडरूम में बेड पर पड़ी हुई चादर, किचन के बर्तन, डाइनिंग टेबल पर जूठे बर्तन, अलमीरा में बिना तह किए हुए कपड़े और स्टडी टेबल पर खुली हुई नोटबुक और पेन, सभी कुछ वैसा का वैसा जैसा वो छोड़ कर गई थी। एक बार तो उसके मन में आया कि वो वापस कॉलेज ही लौट जाए। फिर सोचा कि वहां भी क्या करेगी। काफी स्टाफ जा चुका होगा, परंतु हो सकता है बारिश की वजह से कुछ लोग अब भी रुके हो कॉलेज में। पर उससे क्या होगा? कॉलेज में कोई होगा या नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई उसकी प्रतीक्षा में थोड़ी ही बैठा होगा वहां। अपनी उधेड़ बुन में ही उसने अपने कपड़े बदले और अलमारी में बिना तह किए हुए कपड़ों को तह करके रख दिए और जिन कपड़ों को पहनकर वो वापस लौटी थी उन्हें धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया। दिन भर कॉलेज में पढ़ने के बाद उसने स्वयं को इतना थका हुआ महसूस नहीं किया था जितना वापस आकर घर की बिखरी हुई दशा देखकर किया। आशिफा ने एक बार पुनः अपनी स्थिति पर विचार किया। व्यक्ति काम की अधिकता के कारण उतना नहीं थकता जितना काम के प्रति अपने नजरिए के कारण। ये उसने मन ही मन कहा और सभी बिखरी हुई अस्त व्यस्त चीजों को फिर करीने से लगाने का मन बना लिया। 1 घंटे से कुछ कम ही समय में पूरा घर फिर से व्यवस्थित हो गया। सबसे आखिर में उसने अपने किचन को साफ कर व्यवस्थित किया था और सब कुछ यथास्थान रखने के बाद उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और कप को मेज पर रखकर सोफे पर बैठ गई। वो स्वयं बैठ तो गई थी, परंतु इंसान का मन कहाँ बैठता है, वो उड़कर कहाँ चला जाए पता ही नहीं चलता। विगत स्मृतियां उसे कहाँ की सैर करा दे कहना मुश्किल है। इरफान ने उसे तलाक 3 महीने पहले ही दे दिया था, किंतु पिछले 1 माह में ना तो उसका कोई फोन आया था और ना ही वो खुद आया था। नहीं तो अक्सर कोई ना कोई नया प्रस्ताव लेकर आ ही जाता है। ऐसा नहीं था कि इरफान उससे प्यार नहीं करता था या वो उससे प्यार नहीं करती थी, किंतु पुनः विवाह करने की इरफान की शर्तें ऐसी थी कि जिसके लिए वो तैयार नहीं हो सकती थी। जिसे मन स्वीकार नहीं करता उसे शरीर कैसे स्वीकार कर सकता है। उसे पहली बार ऐसा लगा कि इरफान के लिए वो एक देह से अधिक कुछ भी नहीं है, किंतु वो अपनी इस देह का इस्तेमाल केवल समाज की स्वीकृति या सहमति पाने के लिए नहीं कर सकती है। कोई भी समाज मेरी निजता से बड़ा नहीं हो सकता,
और जो व्यक्ति मेरी निजता, मेरी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उसके साथ एक लंबा जीवन भी नहीं जिया जा सकता। वो और इरफान एक ही कॉलेज में एक ही विषय से बीए कर रहे थे। उस समय उनकी मुलाकात और फिर दोस्ती हुई थी। दोनों के विषय बीए में भले एक रहे हों, किंतु आशिफा ने एमए अंग्रेजी लिटरेचर में किया था और इरफान ने समाज शास्त्र में। इरफान जहां अच्छे अंकों के साथ पास हो गया था, वहां आशिफा ने अपने विषय में केवल कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया था, जिस कारण उसे सहज ही कॉलेज में पीएचडी करने की अनुमति मिल गई और अस्थायी लेक्चरर की नौकरी भी। पीएचडी पूरा होने से पहले ही उसने इरफान से शादी कर ली थी। पीएचडी की उपाधि मिलने के साथ साथ उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई थी। कॉलेज में डॉक्टर आशिफा की नौकरी को स्थायी हुए अभी 1 वर्ष हुआ था, तो शादी हुए 2 वर्ष कुछ अधिक हो गया था। आशिफा ने अपने सामने मेज पर रखे हुए चाय के कप को उठाया। चाय लगभग ठंडी हो गई थी, फिर भी उसने चाय को जल्दी जल्दी पीकर इस तरह खत्म किया जैसे उसने चाय पर बहुत बड़ा एहसान किया हो। ऐसा नहीं था कि इरफान ने नौकरी ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया था, किंतु कभी सफलता नहीं मिली। स्वयं का व्यवसाय किया तो लाभ नहीं हुआ, इसलिए व्यवसाय बंद कर दिया। दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना और कभी कभी तो अपने कई दोस्तों को घर पर बुलाना, फिर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। ये सब शुरू में तो आशिफा को कुछ भी बुरा नहीं लगा था, किंतु जब ये सब आए दिन होने लगा तो उसने विरोध किया। तब इरफान का अहंकार इसे स्वीकार नहीं कर पाया। आखिर इंसान के काम करने और बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, उसके बाद तो वो टूट ही जाता है। दिन भर कॉलेज में पढ़ाने के बाद जब वो शाम को घर लौटती तो घर में पहले से ही इरफान के दोस्त बैठे होते और उसके आते ही फरमाइशें शुरू हो जाती। वो अकेले में इरफान से शिकायतें करती तो अक्सर एक ही उत्तर मिलता, बच्चों को पढ़ाना कौन सा कठिन काम है जो तुम इतनी थक जाती हो कि 4-5 कप चाय नहीं बना सकती? वो भी हफ्ते में केवल 1-2 दिन ही तो बनाती हो, बाकी दिन तो मैं ही बनाता हूँ। अब इन्हें कौन समझाए कि बीए एमए के छात्र बच्चे नहीं होते, और क्या इनको मालूम नहीं है? इन्होंने भी तो बीए एमए किया है। आशिफा ने स्वयं को समझाने की बहुत कोशिशें की। उसने पुरुष के अहंकार के सामने अपने आप को हर प्रकार संतुलित रखने और आपस में सामंजस्य बनाए रखने के कितने प्रयास किए थे, जो सब व्यर्थ चले गए। इरफान को कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली, व्यवसाय नहीं हो सका, तो इसमें उसका क्या दोष? उसने तो हर प्रकार से इरफान के साथ एडजस्ट करने की तमाम कोशिशें की, परंतु उसे सफलता कहाँ मिली? वो स्त्री है तो क्या हुआ, उसे भी अपनी निजता चाहिए। और फिर वो केवल तुम्हारी बीवी ही नहीं है, बराबर की साझेदार और भागीदार भी है। वो रोज या अक्सर तुम्हारे और दोस्तों की सभी फरमाइशें पूरी करती है, तो क्या तुम केवल एक दिन भी उसके कॉलेज से आने पर चाय बनाकर नहीं दे सकते? अक्सर बातें बड़ी बड़ी नहीं होती, किंतु छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर सोचने से जिंदगी की गाड़ी वास्तविक पटरियों से उतर जाती है। उसके साथ सच में हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जिस बात को लेकर एक समझदार व्यक्ति अपनी पत्नी से नाराज भी नहीं होता, उस बात पर उसे तलाक दे दिया गया था। उसे चाय बनाने में थोड़ी देर ही तो हो गई थी, और ये कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं कि तलाक दिया जाए। ऐसा नहीं था कि तलाक देने के बाद इरफान को अपनी गलती का एहसास ना हुआ हो, किंतु चूंकि तलाक दोस्तों के सामने दिया गया था, इस कारण अपनी गलती को जानते और समझते हुए भी इरफान इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इरफान उससे पुनः शादी करना चाहता था, किंतु उस औपचारिकता को पूर्ण करने के बाद जो उसने बचपन से अपने पारंपरिक समझ से सीख रखी थी, इरफान शायद इसे तोड़ भी देता, किंतु उसके दोस्त, उसके चाचा, मामा, फूफा, यहाँ तक कि उसके पिता और चाचा भी उसे तैयार नहीं होने दे रहे थे। और वे सब जो चाहते थे उसके लिए डॉक्टर आशिफा अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही थी। कोई भी स्त्री सहज और सरल रूप में इसे स्वीकार नहीं कर सकती, विशेषकर तब जबकि उसने अपने पति से प्यार किया हो। परंपराएं तोड़ी जा सकती है, किंतु हृदय में रचे बसे और घुले हुए प्यार को कभी भी और किसी भी कारण से तोड़ा नहीं जा सकता। हर शरीर की भी अपनी भाषा और समझ होती है, और ये शरीर भी एक बार जब किसी को अपने सर्वोत्तम व्यवहार और अपनी जागृत संवेदना से स्वीकार कर लेता है, तो फिर किसी दूसरे को स्वीकार कर पाने की कोई संभावना नहीं बचती।
कैसे रहे होंगे वो लोग जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार की मान्यताओं को आकार दिया। आर्थिक रूप से पुरुष पर निर्भर होने के कारण स्त्री को इस पुरुष प्रधान समाज में अपने आप को जीवित रखने की लालसा ने इस तलाक और फिर पुनः विवाह की इस प्रकार की प्रथा को स्वीकार कर लेने की विवशता रही हो, ऐसी संभावना तो हो सकती है। परंतु समाज की सत्ता चाहे पुरुष प्रधान ही क्यों ना रही हो, आखिर उनका भी तो कोई उत्तरदायित्व होना चाहिए। किसी नियम या परंपरा को पोषित करने से पहले क्या पुरुष को स्त्री से पूछना या राय लेना नहीं चाहिए? विचारों और भावनाओं में बह रहे तूफान ने डॉक्टर आशिफा को और बेचैन कर दिया और वो उठकर घर की गैलरी में टहलने लगी। लॉबी में सामने लगी हुई खिड़की से उसने बाहर देखा तो बारिश अब भी उतनी ही तेज थी। कॉलोनी के प्रांगण में लगे हुए गुलाब के फूलों पर तेजी से बरसते हुए पानी की बूंदों के गिरने के कारण वे फूल नीचे की ओर झुके जा रहे थे। आशिफा ने सोचा शायद स्त्री भी इन्हीं नए फूलों की तरह रही होगी और पुरुष इस बेतहाशा से बरसते हुए पानी की तरह। आशिफा गुलाब के फूल का इस तीव्र गति से बरसते हुए पानी के साथ किए जा रहे संघर्ष को देखने के लिए अपनी बालकनी में आ गई थी। बालकनी में उसने अपने शरीर पर ठंडी हवा के थपेड़ों के साथ बरसते हुए पानी से छन कर आती हुई फुहारों का अनुभव किया तो उसे लगा कि उसका मन और अशांत हो गया है। सामान्यतः पानी की इन फुहारों से मन को शीतल हो जाना चाहिए था, पर हृदय की अतल गहराइयों में यदि वेदना हो तो बाहर का कोई भी आवरण सुख प्रदान नहीं कर सकता। आशिफा ने घर की सभी खुली हुई खिड़कियों को बंद कर उन पर पर्दा गिरा दिया तो उसे लगा कि उसने स्वयं के मूल अस्तित्व पर भी पर्दा गिरा दिया है। आशिफा लॉबी में पड़ी हुई डाइनिंग टेबल के साथ लगी हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। उसका मन बस अभी थोड़ा शांत ही था कि उसे लगा बेडरूम में रखा उसका मोबाइल घनघना रहा है। वो धीरे से उठी और मोबाइल को देखा तो अम्मी की 3 मिस कॉल थी। इस समय वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, किंतु फोन अम्मी का था तो उसने वापस कॉल कर दिया। कहाँ थी? मैं कब से तुझे फोन लगा रही हूँ। अम्मी के शब्दों में चिंता मिश्रित उलाहना थी। अपने आप पर पूरा संयम रखते हुए उसने कहा, अम्मी यहाँ जोर की बारिश हो रही है तो मैं बालकनी में थी और फोन बेडरूम में था। अच्छा ठीक है, ये बता तो इरफान की बात मान क्यों नहीं लेती? कौन सी बात अम्मी? वो चाहता है मैं पहले किसी और से शादी करूं, फिर वो मुझे तलाक देगा, उसके बाद वो मुझसे दोबारा निकाह करेगा। तो इसमें बुरा क्या है? यही तो परंपरा है हमारी। आशिफा के दिमाग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, किंतु उसके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे अम्मी को बुरा लगे। उसने फोन काट दिया और मोबाइल को बेड पर फेंक कर पुनः बालकनी में आकर खड़ी हो गई। मेरी माँ जो स्वयं एक स्त्री है, वो भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ रही। पुरुष पोषित समाज ने युग की स्त्रियों पर कितने जुल्म किए हैं कि आज भी कोई स्त्री अपनी दृष्टि से स्वयं को ना तो देख पा रही है और ना ही समझ पा रही है। वो बस पुरुष का अंधानुकरण ही कर रही है, उसने मन ही मन कहा। अगले 2 हफ्ते उसके खुद के साथ संघर्ष करते हुए बीते थे। इस बीच उसकी अम्मी से 2 बार बात हुई थी और अंतिम रूप से उसने अपनी अम्मी को बता दिया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जो इरफान और उसके घर वाले चाहते हैं। मैं इरफान को पढ़ा लिखा समझदार इंसान समझती रही, पर यह भी वैसा ही निकला, जड़ता के बंधनों में पूरी तरह जकड़ा हुआ। वो इंसान ही क्या जो कुरीतियों को पहचान कर उसे तोड़ ना सके। मैं अपने स्वयं के चुनाव के लिए अब स्वतंत्र हूँ। मुझे अपने आगे की जिंदगी में क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, इन सब का उचित फैसला करने के लिए मैं स्वयं में सक्षम और समर्थ हूँ। जिंदगी मेरी है तो उसके संघर्ष भी मेरे हैं और उसके फल भी, फिर वो चाहे पुरस्कार हो या अभिशाप के। जो हो चुका है वो सब एक सपना था। मैं अब इस उन्मुक्त गगन के नीचे एक मुक्त और अपने फैसलों के लिए स्वतंत्र इकाई हूँ। फिर कोई मुझसे सहमत हो या ना हो, मैं वही करूँगी जो मुझे पसंद है, जो मेरे हित में है और जो मुझे आनंद के साथ जीने की राह दिखाता है। मैं किसी को अपने हृदय की अतल गहराइयों से पसंद कर प्यार कर सकती हूँ तो उसे निकाल कर बाहर कर देने की क्षमता भी रखती हूँ। निकाह कोई खेल नहीं है और अब मैं अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ।
आशिफा उठकर फिर अपनी बालकनी में आ गई थी। खिड़कियों के पर्दे हटाए तो देखा बारिश अब भी हो रही है, उसी तरह मूसलाधार। उसने सामने की ओर अपनी दृष्टि उठाई। गुलाब के फूल अब भी अपने खड़े रहने के लिए बारिश की बूंदों से संघर्ष कर रहे थे, किंतु उसने एक फैसला ले लिया था। वह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। विगत जीवन की सारी विसंगतियों को भूलकर अपने नए जीवन और उसके आनंद के लिए